जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए कोर्स में। जी हाँ, एक नया कोर्स लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने, जो कि है फाउंडेशन कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की आपको जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारा सिलेबस जो उसको कवर करने वाले हैं, उसी के साथ साथ किस तरीके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके का ट्रेंड रहा है और कहां से हम ये कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं और ये कोर्स कहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। तो यहां पर हम सबसे पहले ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो ये पता रहना बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप ले रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितना वर्थ है। क्योंकि अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से वर्थ नहीं रहा तो फिर वो व्यर्थ चला जाता है मेरे बच्चे। इसीलिए यहां पर एनवायरमेंट जो है उसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें ट्रेंड से पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो कि 2011 से लेकर 2020 तक का ट्रेंड यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो 2011 में अगर हम देखते हैं तो 21 क्वेश्चन, देखिए 21 क्वेश्चन, आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए 40 के ऊपर। देन उसके बाद 2012 में 23 क्वेश्चंस, देन उसके बाद 2013 में 22 क्वेश्चंस, 2014 में तो भैया अपरंपार 31 क्वेश्चन, मतलब 62 मार्क्स ऑलमोस्ट यहां पर जो एनवायरमेंट इकोलॉजी उसमें से देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर करंट अफेयर्स, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टैटिक, ये अगर हम अलग करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर जो संख्या है उसमें परिवर्तन आ जाए, चेंजेस आ जाए। लेकिन हम यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड, भले वो करंट इश्यूज हो भले वो स्टैटिक इशू हो, सभी को हम यहाँ पर कंबाइंड करके देख रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो कंबाइंड करके ही पढ़ेंगे। यहाँ पर 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 13 क्वेश्चन हमें देखने को, 2016 में 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 15, फिर 13 क्वेश्चन 2018 में, फिर से अब यहाँ पर ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। 2019 में 21 क्वेश्चन, 2020 में 25 क्वेश्चन, और आगे आगे जैसे जैसे हम जाते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसलिए इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ा नहीं जाने दे सकते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम पढ़ने वाले हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो किस तरीके से पढ़ने वाले, तो व्हाट इज इकोलॉजी। जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं तो शुरुआत जो है वो यहीं से होती है कि व्हाट इज इकोलॉजी। अब आप बोलोगे बाप रे, सडनली सिर्फ ट्रेंड देख के, ना कुछ सिलेबस बताया ना कुछ बताया, सीधा हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जी नहीं, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होने वाली है। तो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, बड़ी दिलचस्प। जिस तरीके से मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में आपको जो एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करवा कर पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, उसी तरीके से यहाँ पर भी एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम वैसे ही पढ़ें। क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक बहुत बोर होता है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन इसको आपको पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मतलब अगर आपके लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो हम बना सकते हैं, और वो बनकर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इकोलॉजी को अगर हमें डिफाइन करना है तो बड़ी मशक्कत होती है कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट, है ना। तो मतलब क्या होता है कि यार क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पढ़ना पड़ता है एग्जाम्पल्स के साथ जोड़कर। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले उसके कुछ कैचिंग वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पढ़ना पड़ता है और जो हम याद रख सकते हैं। जो कैची वर्ड्स होते हैं वो अगर हमने याद रख लिया तो फिर बाकी जो लाइंस है वो तो हम भर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आता है साइंटिफिक स्टडी। क्या है साइंटिफिक स्टडी। यहाँ पर जैसे ये दूरबीन लेकर बैठा हुआ है, स्टडी करना है आपको, साइंटिफिक स्टडी करना है। किसकी? रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप किसकी है भाई साहब? लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी हमें देखने को मिल रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। तो मतलब यहाँ पर जो इस तरीके की रिलेशनशिप है उसको हमें पढ़ना है क्या? अगर इस तरीके की रिलेशनशिप को अगर पढ़ना हो तो फिर तो सारे जर्नलिस्ट बोलेंगे मैं भी यूपीएससी दे सकता है, मैं तो फिर मतलब ये तो इसमें तो हम माहिर है यार। रिलेशनशिप खोद खोद के निकालते हैं, रिलेशनशिप पता करते हैं। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है ईच एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का जो रिलेशन है, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण का जो रिलेशनशिप है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा का जो रिलेशनशिप है, एंड इस तरीके की जितने भी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या उसको हम इकोलॉजी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे।
बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हम यहीं तक सीमित रहेंगे? फिर तो यहाँ पर एनवायरनमेंट कुछ आया ही नहीं। फिर मतलब क्या बनता है यहाँ पर? फिर एनवायरनमेंट में ये डाली क्यों गई है इकोलॉजी? लेकिन यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ एंड विद देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के साथ। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक दूसरे का इनका रिलेशनशिप और इनका और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप जो है उससे हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये एनवायरनमेंट में कैसे रह रहे हैं। अब यहाँ पर रणबीर कपूर आलिया भट्ट जो है ये फॉर एग्जांपल मुंबई में है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया का एनवायरमेंट और इनके एनवायरमेंट में कुछ इकोलॉजिकल कुछ रहेगा क्या? रिलेशन ही नहीं रहेगा। यहां पर क्या है, जो इनका एनवायरमेंट है, जहां पर ये खड़े रहेंगे, जहां पर ये अवेलेबल रहेंगे, अगर ये खेतों में है तो वहां पर अगर कुछ कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, तो वो जो रिलेशनशिप रहेगा उससे हम इकोलॉजी कहेंगे। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। अब आपको हो गया क्या क्या कैचिंग वर्ड थे। कैचिंग वर्ड कौन कौन से थे? लाइन हमने अंडरलाइन किया था। एक साइंटिफिक स्टडी था, दूसरा रिलेशनशिप था, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एंड विद देयर एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट में। रणबीर कपूर मुंबई में है, अगर मैं अमेरिका में हूं तो हाँ, दोनों कोई ये नहीं पड़ रहा है। विद देयर एनवायरमेंट, मैं अमेरिका में हूं तो वहां का एनवायरमेंट, रणबीर कपूर आलिया भट्ट मुंबई में तो उनका एनवायरमेंट, मुंबई का एनवायरमेंट, ये यहाँ पर हमें देगा। हो गई याद? या आंखें बंद करके भी याद है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। खत्म बात, खत्म बात, सीधा याद हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो अब समझ में आ गया कैसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट को। अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीलिम्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट जैसे इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एडॉप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, है ना। तो ये इस तरीके से आपको जो स्टेटमेंट्स है वो दिए जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती है कि जैसे हमें कुछ चीजें, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ कैची वर्ड्स याद किए, जैसे साइंटिफिक स्टडी बोलिए, रिलेशनशिप्स बोलिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कैची वर्ड्स निकाल के उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं थोड़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर हम जानेंगे। और ये मैं आपको हमेशा पता है, हर सब्जेक्ट में हम देखते ही रहते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रिक एंड इससे सॉल्व करें। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन, ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अब एनवायरमेंट का बहुत बोलबाला है। हर देश में जा जाकर एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटीज होती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चर्चाएं होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसलिए एनवायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो बहुत सारी उसमें आपको अलायंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सभी देखने को मिलते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट जो पेरिस में हेल्ड की गई थी, तो यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ की गई है, कौन से समिट में है, कौन से साल में की गई, जगह कौन सी है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, फिर उसके बाद वहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, अगर कोई ये होता है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो ये जो होता है इसमें क्या ये सारी चीजें पूछी जाती है। मेंबरशिप जो है डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, तो ये भी बाइंडिंग है ना, नॉन बाइंडिंग है, भी इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन, तो इंडिया का क्या सहभाग रहा है, फाउंडिंग मेंबर है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। तो इसमें से सही जवाब क्या ढूंढना है ये आपको पूछा जाता है। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है। मेंस में भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं। सैलिएंट फीचर जो है जल शक्ति अभियान जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी के लिए, है ना। सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम, तो ये भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। डिस्क्राइब बेनिफिट ऑफ डेरिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, है ना, तो डिराइव जो हम करते हैं एनर्जी सनलाइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तो मेंस के लिए भी इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। इंक्लूडिंग इंटरव्यू में भी एनवायरमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई साहब फिर छोड़िए, तो फिर तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब हम आते हैं सिलेबस पर। देखिए क्या है, ये जो टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी, वो आता है GS पेपर 3 में। अब GS पेपर 3 में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं
उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है, उसमें इकोनॉमी भी आता है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी भी आता है, एग्रीकल्चर भी हम उसमें गिन सकते हैं। तो वेरियस सब्जेक्ट जो है उसमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से अगर हम देखें तो जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं उसमें कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो इसमें कंजर्वेशन में अगर हम देखते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, है ना, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसके रीजंस क्या है, तो इमेज पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन अगर हम देखते हैं इन सेतु एक सेतु जो आता है, देन इको सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो ग्रुपिंग्स है ना, लेजिस्लेशन जो भी लॉज लाए गए हैं। देन यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीशन, यूट्रोफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, एसिड रेन, इसमें भी कई सारी ट्रीटेड डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है ना। देन उसके बाद कॉजेज सोर्स जो है पोल्यूशन डिग्रेडेशन के, कंट्रोल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, नेशनल एनवायरमेंट एजेंसीज एंड अग्रीमेंट, तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल असेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। क्या है कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एनवायरमेंट इज वास्ट, एनवायरमेंट इज वास्ट, बहुत सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरकनेक्टेड है ये सबसे, और इंटरकनेक्टेड होकर ही जब हम पढ़ते हैं तभी मजा आता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। प्रिपेयर कैसे करें, तो जो बेसिक स्टैटिक चीजें हैं वो तो हमें प्रिपेयर करनी ही पड़ती है, वो तो उसमें कोई दोहराए नहीं है, वो तो हमें रटना ही पड़ता है, अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में समझ में, क्या है, ऐसे अगर आप चलोगे तो फिर आप प्रीलिम्स भले ही निकाल लो, मेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसे अगर आप चलोगे तो जब आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आप ये हो जाओगे यार क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे आपको थोड़ा इसको ब्रॉड करना पड़ेगा, तब आप सारी चीजें जो है वो देख पाओगे कि अच्छा ये होता है, ये होता है। एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया, इंडियन सोसाइटी जब हम कोर्स देख रहे थे कि वो जीरो से शुरू नहीं होता है इंडियन सोसाइटी, क्योंकि हमें पता है इंडियन सोसाइटी में, तो सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई जीरो से शुरू नहीं होती है। उसी तरीके से एनवायरमेंट की पढ़ाई जीरो से शुरू नहीं होती है, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, और इसी पता रहने को हमें थोड़ा रिफाइंड करके टेक्निकल एस्पेक्ट में पढ़ के उसे और जबरदस्त तरीके से बनाना पड़ता है। तो प्रिपेयर, इसमें इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलिए, है ना, बहुत सारे हैं, पेरिस एग्रीमेंट काफी न्यूज में रहता है। तो ये सारे नेशनल इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनवायरमेंटल थियरी बोलिए, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे ये जुड़ाने के लिए कहा जाता है कि नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इनको काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ कर पढ़ना पड़ता है। समझ के पढ़ोगे तो बोर नहीं होगा, समझ के पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, समझ के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब सोर्सेस हम यहाँ पर कौन से रेफर करने वाले हैं, तो सबसे जो जिस तरीके से इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को एक बाइबल की तरह माना जाता है, उसी तरीके से एनवायरमेंट के लिए शंकर आयस की जो किताब है ये काफी इसको सशक्त माना जाता है कि यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। और ये किताब की खासियत ये है कि इसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शंस अलग अलग दिए हैं, जिसमें हम एनवायरमेंट, इकोलॉजी बोलिए, एग्रीकल्चर बोलिए, तो अलग अलग जो टॉपिक्स है वो इसमें अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। मतलब इसमें 100% जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर कराया गया है, और जो हम अच्छी तरीके से इसको कवर करने वाले। तो मतलब जो एक किताब हम रेफर करते हैं तो ये वाली किताब जो है वो हम रेफर करेंगे। एंड इसके अलावा जो कुछ फैक्चुअल चीजें ये सब होती है उसके लिए कुछ एनसीईआरटी जो है उसके भी टॉपिक्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को कवर करेंगे, और ये किताब हमारी एक रेफरेंस किताब रहेगी जहां पर आप भी रेफरेंस के थ्रू देख सकते हो कि यही चैप्टर वाइज, इसके चैप्टर से इकोनॉमी के लिए हमने रमेश सिंह की किताब जो है रेफर की है, उसी तरीके से एनवायरमेंट के लिए हम ये वाली किताब जो है उसको रेफर करके चैप्टर वाइज जो है वो जाने वाले हैं। अब ये कोर्स आएगा कहां पर, ये कोर्स आपको देखने को मिलने वाला है MM Academy पर। MM Academy वेबसाइट, MM Academy वेबसाइट, MM Academy वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे, मतलब theMMacademy.in, theMMacademy.in जाओगे तो सीधा आप जो कोर्सेस है उसमें जाकर जो कोर्स है वो देख सकते हो। तो अगर आपको सेपरेटली लेना है, अगर आपको पूरा कंबाइंड कोर्स जो है यूपीएससी का वो लेना है, तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो।
वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। फटाफट जो कोर्स है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, बहुत सारे कोर्स कंप्लीट हो गए। बहुत सारे कोर्स जो है वो चल रहे हैं और फटाफट जो आगे के भी कोर्सेस है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ओवरऑल जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बोलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड स्पून फीडिंग जो बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा और मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो एमएम एकेडमी आप ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आप वेरियस कोर्सेज जो है वो ले सकते हो। एकदम अफोर्डेबल इस पर है और जो आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। तो इसलिए फटाफट जो कोर्सेस है उसमें हम मिलते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।